Good morning, students. My name is Siddhant Saxena and I welcome you all on this beautiful platform of Edu. तो आज आपको पता है कि अब मैं एडू के प्लेटफॉर्म से अपनी क्लास लेने जा रहे हैं। बेसिकली हमारी क्लास जो है आज पॉलिटी की है। तो पॉलिटी की क्लास है। बेसिकली आज हमारा नया टॉपिक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया पढ़ने को मिलेगा आज हमें। तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपनी क्लास के साथ। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हम एडू के प्लेटफॉर्म से हमने बेसिकली आज हम अपना हमने नया कोर्स बेसिकली लॉन्च करा है, जो बेसिकली हम आपको सारा बेसिकली जितना भी हमारा मॉक टेस्ट हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन है, हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के। उनके मॉक टेस्ट भी हम आपको कराएंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। और आपको पता है कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन करा रहे हैं, जो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एग्जाम्स में इंक्लूडेड हैं। एनडीए है, सीडीएस है, एसएसबी है, आरआरबी, एनटीपीसी है, बैंक के एग्जामिनेशंस है और बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं स्टूडेंट्स। ये अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादातर नहीं मिलती है, लेकिन एडू और हम लोग मिलके आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आपको पता है हमने जस्ट कोर्स रिसेंटली लॉन्च करा है, तो एक डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम। और डिस्काउंट भी छोटा मोटा नहीं दे रहे, 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं हम आपको। तो 50% डिस्काउंट इज़ अ लार्ज डिस्काउंट। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट अवेल दिस डिस्काउंट एंड जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, इस डिस्काउंट को अवेल करें और अपने लिए एक बेटर बेसिकली प्लेटफॉर्म बनाए पढ़ने के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। तो एक एडू आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसका फ़ायदा उठाना। तो चलिए इसके साथ ही आज की हम क्लास शुरू करेंगे। पीछे आप ऑलरेडी स्लाइड में देख ही चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप। ऑलरेडी हम 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी, प्रीएम्बल हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिटीजनशिप। क्विज फॉर्म में है, क्विज फॉर्म में ही पढ़ेंगे इसको, जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी होते रहे प्रीवियस ईयर के। बेसिकली जो मैं क्विजेज आपके लिए लाता हूँ वो सारी प्रीवियस ईयर की ही लाता हूँ। तो प्रीवियस ईयर के जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो ही मैं लेकर आता हूँ कंपाइल करके। बेसिकली जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं चूज़ करके वो आपके लिए इधर आ जाते हैं, आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करते हैं। और साथ साथ मैं आपको बेसिकली क्वेश्चन के साथ साथ समझाता भी रहता हूँ चीज़ें। जैसे कोई क्वेश्चन है, मैं उस टॉपिक को भी समझाऊंगा और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। तो आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई कि आपको 2 चीज़ें एक टाइम पे ही मिल रही हैं। आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है करने को, आपको उसी चीज़ के बारे में समझने को भी मिल रहा है। तो कितना अच्छा एक चांस है आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रिपेयर करने का। और सिर्फ एडू पे ही आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो चलते हैं आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, समझाऊंगा भी, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए, सिटीजनशिप। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों के सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ एलियन? एनिमी एलियन एंड फ्रेंडली एलियन, नॉमिनल एलियन एंड एग्जीक्यूटिव एलियन, सुपर एलियन एंड स्टार एलियन, सिटीजन्स एंड एलियन। 4 ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़ दिए हैं, 4 आंसर्स मैंने आपके सामने पढ़ दिए हैं और एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ा है। मैं आपको बता देता हूँ एलियंस ऑलरेडी होता क्या है। तो एक कंट्री में 2 टाइप के लोग होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो होते हैं आपके सिटीजन्स और दूसरे होते हैं आपके एलियंस। क्या टाइप के लोग होते हैं? 2 टाइप के आपके लोग होते हैं। एक होते हैं सिटीजन्स, दूसरे होते हैं एलियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा आपके 2 टाइप्स। सिटीजन्स कौन होते हैं? बेसिकली जो उस कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री में उनका बर्थ हुआ है, उस कंट्री में वो रहते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर कर चुके हैं, उनको हम बोलते हैं सिटीजन्स। और एलियंस कौन होते हैं? जो बेसिकली उस कंट्री में रह तो रहे हैं लेकिन वहाँ के सिटीजन्स नहीं हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं एलियंस। अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये समझाऊंगा। सपोज करें मैं यूएसए में रहता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं कहाँ का सिटीजन हूँ? यूएसए का, अमेरिका का मैं सिटीजन हूँ। मैं फ्लाई करके आया इंडिया। कहाँ आया? मैं आया इंडिया में। ठीक है स्टूडेंट्स, इंडिया में आया। क्यों आया? मैंने सोचा यार इंडिया में जाता हूँ, वहाँ काम करूँगा, कुछ वहाँ मेरा काम चल जाएगा तो मैं वहीं सेटल हो जाऊँगा। तो यहाँ मेरा इंडिया में आके काम चल गया। अब यहाँ पर मैं रह रहा हूँ 8 साल से, 8 साल से रह रहा हूँ लेकिन मैं सिटीजन यूएसए का ही हूँ। मैंने इंडिया की सिटीजनशिप अभी तक नहीं लिया।
तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा एलियन। अब आपको समझ आ गया होगा। सिटीजन्स कौन होते हैं? जिनके पास ऑलरेडी उसी कंट्री की सिटीजनशिप है। और एलियंस क्या होते हैं? जो बाहर से आते हैं, हमारी कंट्री में रहते हैं, लेकिन हमारी कंट्री की सिटीजनशिप उनके पास नहीं होती, उनको बोलते हैं हम एलियंस। अब ये भी दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं दो टाइप के हमारे, ये होते हैं फ्रेंडली एलियंस और एक होते हैं एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस कौन होते हैं स्टूडेंट्स? फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री के रिलेशंस अच्छे हैं, मतलब बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप्स हम इंजॉय कर रहे हैं उनके साथ, उन कंट्री के एलियंस को हम बोलेंगे फ्रेंडली एलियंस। और जिन कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस खराब हैं थोड़े, उनका कोई बंदा हमारी कंट्री में आके रह रहा है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे एनिमी एलियंस। जैसे आज के टाइम में इंडिया और यूएसए काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप इंजॉय करता है, तो यूएसए से कोई बंदा आके इंडिया में रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे एनिमी एलियन। और अगर कोई इंसान पाकिस्तान से आके हमारी कंट्री में रहता है, पाकिस्तान के साथ तो आपको पता ही है हमारे रिलेशन कैसे हैं, तो पाकिस्तान से अगर आके इंडिया में रहता है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एनिमी एलियन। क्या कहलाएगा ये? एनिमी एलियन। तो अब आपको समझ आ गया होगा एनिमी एलियन और फ्रेंडली एलियन, और इसका आंसर भी यही है। टू टाइप्स ऑफ एलियन हमारे होते हैं, एनिमी एलियन एंड फ्रेंडली एलियन। तो आई होप आपको समझ आ गया है ये सब। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़ के मैं आपको सुना देता हूं। इन विच ईयर पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट? कौन से ईयर में पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट पास करा था? ए 1920, बी 1947, सी 1955 या डी 1988? कौन से ईयर में करा था स्टूडेंट्स? आपको पता होना चाहिए, काफ़ी पॉपुलर है ये चीज़ें, लेकिन ये करा था 1955 में। तो हमारी कंट्री में बेसिकली जो सिटीजनशिप एक्ट आया था वो कब आया था? वो आया था 1955 में, जिसको हम जानते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से भी। टेंशन मत लीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ अच्छे से, क्या होता है आगे आने वाले टाइम में हम ऑलरेडी सब कुछ कवर करेंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ने पे ध्यान लगाएं और इन क्विजों को अच्छे से समझें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो उसी के चलते क्वेश्चंस हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता है हमारा एक्ट जो है सिटीजनशिप पे बेस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो सिंगल सिटीजनशिप, अगर आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास देखी है तो आपको समझ आ जाना चाहिए सिंगल सिटीजनशिप होता क्या है। मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। हम इंडिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम? इंडिया में। हम इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? न्यू दिल्ली में। तो सिंगल सिटीजनशिप बेसिकली होती क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आपको सिटीजनशिप सिर्फ कंट्री की चाहिए, आपको स्टेट की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। अब मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो मुझे सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप की जरूरत होगी, मुझे न्यू दिल्ली की सिटीजनशिप की जरूरत नहीं है। अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली न्यू दिल्ली का सिटीजन हूं। अगर मैं इंडिया का सिटीजन हूं तो मैं न्यू दिल्ली का ऑटोमेटिकली सिटीजन हूं। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, जहां पर सिर्फ एक सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कौन सी सिटीजनशिप होती है? वो होती है कंट्री की सिटीजनशिप। तो कंट्री की सिटीजनशिप की रिक्वायर्ड होती है। अब ये फॉर्मूला यूएस में फॉलो नहीं होता। यूएसए में अगर आप सपोज करें आप रहते हैं फिलाडेल्फिया में, या फिर आप सपोज करें आप रहते हैं न्यूयॉर्क में, आप न्यूयॉर्क में रहते हैं तो आपको यूएसए की सिटीजनशिप तो अलग से चाहिए होगी और न्यूयॉर्क की सिटीजनशिप भी चाहिए होगी। बेसिकली कंट्री की भी सिटीजनशिप चाहिए और स्टेट की भी सिटीजनशिप चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप। और इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं? सिंगल सिटीजनशिप।
क्या फॉलो करते हैं? सिंगल सिटीजनशिप। और ये हमने कहाँ से लिया है? क्वेश्चन था हमारा, ये हमने कौन सी कंट्री से ये फीचर अडॉप्ट करा है? ये यूएसए तो हो नहीं सकता क्योंकि आपको पता लग गया। ये हमने करा है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से हमने ये बेसिकली फीचर अडॉप्ट करा है सिंगल सिटीजनशिप का। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए अब हम। Due to an excessive refugees in coming to India from Sri Lanka and Bangladesh, the Citizenship Act 1955 was amended and citizenship by birth was conferred on those who have been born on or after 26 January 1950 and क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन समझने में बिल्कुल आसान है, मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन में बेसिकली वो पूछ क्या रहा है, वो ये बोल रहा है कि ड्यू टू एक्सेसिव रिफ्यूजीज फ्रॉम श्रीलंका एंड बांग्लादेश, काफ़ी रिफ्यूजी श्रीलंका एंड बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे थे, तो उनके चलते द सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है उसमें एक अमेंडमेंट किया गया। उसमें एक अमेंडमेंट किया गया कि सिटीजनशिप बाय बर्थ, बेसिकली सिटीजनशिप बाय बर्थ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं 26 जनवरी या 26 जनवरी 1950 के बाद से लेके कब तक। समझ आ गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो, कि जो लोग इंडिया में बॉर्न हुए हैं 26 जनवरी या 26 जनवरी के बाद से लेके कब तक उनको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जुलाई 10 1989 तो बिल्कुल भी नहीं है, जून 23 1989 भी नहीं है, जून 30 1988 भी नहीं है। इसका राइट आंसर है जून 30 1987। तो जो हमारी सिटीजनशिप बाय बर्थ है, सिटीजनशिप बाय बर्थ वो हमें 26 जैन 1950 से 30 जून 1987 तक ही मिलेगी। इसके बाद अगर कोई 1 जुलाई 1988 में आता है हमारी कंट्री में, तो बेसिकली वो हमारी कंट्री का है लेकिन वो रहने आता है, तो उसको सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिलेगी 1 जुलाई 1988 से। क्यों? इसके पीछे रीजंस ये थे, आपको पता है कि पार्टीशन के टाइम पे भी काफ़ी बेसिकली माइग्रेशन हुआ था, पता है आपको स्टूडेंट्स ऑलरेडी। पाकिस्तान से कितने लोग इंडिया आए थे, इंडिया के कितने लोग पाकिस्तान गए थे। उस टाइम पे 2 पाकिस्तान होते थे, एक ईस्ट पाकिस्तान होता था, एक आपका वेस्ट पाकिस्तान होता था। वेस्ट पाकिस्तान जो आपका करंट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान जो आपका करंट बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, बाद में वो बांग्लादेश बन गया था। तो काफ़ी लोग इंडिया में आते थे, श्रीलंका से भी काफ़ी लोग इंडिया में आते थे। तो बेसिकली रिफ्यूजीज हम उनको बोलते हैं, काफ़ी लोग आके इंडिया में माइग्रेट हो जाते थे। तो इससे क्या हुआ, इससे गवर्नमेंट थोड़ी परेशान हो गई। उनको लगा यार इतने सारे लोग हमारी कंट्री में एज रिफ्यूजीज आ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं वो हमारी कंट्री में, कहाँ कहाँ से लोग आए जा रहे हैं, हमारी तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कैसे भी, क्योंकि वरना ऐसे तो सारे ही आ जाएंगे। तो उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक अमेंडमेंट निकाला कि जो भी बंदा 26 जनवरी या फिर जो भी इंसान 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ है या उसके बाद पैदा हुआ है और जून 30 1987 तक बेसिकली जो पैदा हुआ है उसी को ही सिटीजनशिप बाय बर्थ मिलेगा। जो जुलाई 1 1988 को पैदा हुआ है उसको सिटीजनशिप बाय बर्थ ऐसे ही नहीं मिलेगा, अगर वो कहीं और कंट्री में पैदा हुआ है, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है और कहीं और कंट्री में रह रहा है तो बेसिकली। तो आई होप आप समझ गए होंगे सिटीजनशिप का ये वाला रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप। कौन सी कंडीशंस हैं जिनसे हमको सिटीजनशिप मिल सकती है, बेसिकली हम सिटीजनशिप अवेल कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, डोमिसाइल एंड डिसेंडेंट, बी डोमिसाइल डिसेंडेंट एंड रजिस्ट्रेशन, ए डोमिसाइल एंड डिसेंडेंट, बी डोमिसाइल डिसेंडेंट एंड डिसेंट एंड रजिस्ट्रेशन, सी होल्डिंग प्रॉपर्टी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है इसका, मैं आपको बता देता हूं। 5 टाइप से हमें सिटीजनशिप मिल सकती है। सिटीजनशिप को अक्वायर करने के 5 तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। कितने तरीके होते हैं? 5। पहली तो हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे, बाय बर्थ। सेकेंड बाय डिसेंट। थर्ड बाय रजिस्ट्रेशन। फोर्थ बाय नेचुरलाइजेशन। एंड फिफ्थ
बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, ये 5 तरीके होते हैं। अब इसका आंसर तो आपको मिल गया है। क्या पूछा है, कौन कौन से तरीकों से होती है? रजिस्ट्रेशन से होती है, डिसेंट से होती है और डोमिसाइल से भी होती है। बेसिकली बाय बर्थ बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल गया है, डोमिसाइल, डिसेंट एंड रजिस्ट्रेशन। इसका आंसर है बी। इन 5 तरीकों से बेसिकली हम सिटीजनशिप अपने कंट्री के एक्वायर कर सकते हैं। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय बर्थ मतलब जो हमारी कंट्री में ही पैदा हुआ है उसको ऑलरेडी सिटीजनशिप मिलेगी। बाय डिसेंट बेसिकली जिसके माँ बाप इंडिया में पैदा हुए हैं, जिसके पेरेंट्स इंडिया के हैं, उस बच्चे को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय रजिस्ट्रेशन मतलब जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है अपनी हमारी कंट्री में आके, उसको भी सिटीजनशिप मिलेगी। बेसिकली जो बाहर से आया है और हमारी कंट्री में आके रह रहा है उसको भी बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप मिलेगी। बाय नेचुरलाइजेशन भी वही होता है, जो बाहर की कंट्री में आया है, बाहर की कंट्री से आया है। जैसे सपोज करें आप आयरलैंड से कोई इंसान आया है और इंडिया में आके रहने लग गया वो। ठीक है, इंडिया में आके वो रहने लग गया और उसने सोचा कि यार मैं इंडिया की सिटीजनशिप ले लेता हूँ अब, क्योंकि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहीं सेटल होना चाहता हूँ। तो उसने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, इंडिया का सिटीजन बन गया वो। तो उसको बेसिकली आयरलैंड की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए उसको आयरलैंड की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आपको अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो आप किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते। बेसिकली आप डुअल सिटीजनशिप का सिस्टम नहीं फॉलो कर सकते। आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो आप अपनी कंट्री की सिटीजनशिप पहले छोड़िए, फिर इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करिए, तभी आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। तो बेसिकली अगर मैं आयरलैंड से आया हूँ और इंडिया में आया हूँ तो मैं आयरलैंड की सिटीजनशिप छोड़ चुका हूँ और इंडिया में रहना चाहता हूँ, तो मैं इंडिया का सिटीजन बनने के लिए यहाँ पर अप्लाई करूँगा। कब करूँगा? जब मैं आयरलैंड की सिटीजनशिप छोड़ दूंगा। तो ये हो गया आपका बाय नेचुरलाइजेशन। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करें ये इंडिया है, मैप मेरा थोड़ा गंदा बना है, कोई बात नहीं, ये इंडिया है। तो बेसिकली इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी का मतलब क्या होता है? सपोज करें कि ये पार्ट है जो इंडिया में ऐड हो गया है। सपोज करें, सिर्फ ऐड नहीं हुआ है, ऐड सपोज करें ऐड हो गया है। ठीक है, ये एक पार्ट है इंडिया में ऐड हो गया। अब यहाँ ये भी तो कोई कंट्री होगी ना। ठीक है, ये भी कोई कंट्री होगी, यहाँ भी तो लोग रह रहे होंगे। ठीक है, अब वो इंडिया में रहने लग गए। ठीक है, क्योंकि इंडिया का पार्ट हो गया वो, तो वो इंडिया के ही पार्ट हो गए। तो वो इंडिया के पार्ट हो गए तो उनको ऑब्वियसली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब वो इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इंडिया में कोई नई टेरिटरी ऐड होती है तो ऑलरेडी जो उस टेरिटरी के बंदे हैं, जो बेसिकली वहाँ रह रहे होते हैं, वो इंडिया के सिटीजन बन जाते हैं। तो बेसिकली जैसे आपको मैं बताऊँ, एक एग्जाम्पल देखें, 1962 में हुआ था एक बारी, पौंडीचेरी को इंडिया की टेरिटरी में ऐड करा था। उससे पहले वो फ्रांस की गवर्नमेंट संभालती थी। पौंडीचेरी को ऐड करा था बेसिकली इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया की टेरिटरी में। तो पौंडीचेरी में जो लोग रह रहे थे वो भी इंडिया के सिटीजन्स बन गए बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आई होप आपको समझ आ गया है। और स्टूडेंट्स, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन में भी एक क्लॉज है आपका सिटीजनशिप के लिए। आपको सिटीजनशिप ऐसे ही नहीं मिलेगी, कहीं आप बाहर से आए और आप कंट्री में आए, रहने लगे और 2 दिन बाद आपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं मिलती सिटीजनशिप। आपको कम से कम 7 साल इंडिया में स्पेंड करने पड़ेंगे। 7 साल इंडिया में स्पेंड करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। कब अप्लाई कर सकते हैं? और पहले 7 साल रहो यहाँ पे, उसके बाद अप्लाई करो, तभी सिटीजनशिप मिलेगी। और एक और तरीके से बाय रजिस्ट्रेशन मिलती है, मैरिज। अब सपोज करें कि जी मेरी शादी होने वाली है किसी यूएस की लड़की से। ठीक है, दो मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ लेकिन मेरी शादी होने वाली है। सपोज करें कि मेरी शादी होने वाली है किसी यूएस की लड़की से। तो मेरी शादी हो गई, अब मैं उसको यूएस से इंडिया ले आया, तो मेरी तो वो वाइफ हो गई, तो मेरी मैरिज हो चुकी है। अब मेरी वाइफ को भी इंडियन सिटीजन बनना है, बेसिकली जो यूएस की है उसको इंडियन सिटीजन बनना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले यूएस की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी और उसको मेरे साथ 7 साल पहले इस कंट्री में रहना पड़ेगा।
मेरे साथ 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद वो अप्लाई कर सकती है उसके बाद वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए। आई होप आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया है, कैसे कैसे सिटीजनशिप मिलती है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। समझ आ गया बच्चों? चलो आगे चलते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। Which of the following articles deal with the rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India? ऐसा कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप्स ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया? बेसिकली ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है जो लोग बाहर रहते हैं इंडिया के, उनके सिटीजनशिप के साथ? कौन सा आर्टिकल डील करता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। आर्टिकल 8 डील करता है। तो और सिटीजनशिप में बेसिकली कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सिटीजनशिप में आपके आते हैं 5 to 11 आर्टिकल्स 5 to 11। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 to 11 आर्टिकल्स आते हैं सिटीजनशिप में। आप ये प्लीज पढ़िएगा, घर जाके खुद भी पढ़िएगा अपने घर पे बैठ के कि आर्टिकल्स कौन कौन से सिटीजनशिप में आते हैं। 5 to 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो सिटीजनशिप के अंडर आते हैं। और उसमें से ही एक आर्टिकल है आर्टिकल 8 जो डील करता है इंडियन ओरिजिन के बाहर जो बंदे रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप के साथ। तो द राइट आंसर इज आर्टिकल 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द PIO कार्ड, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, वॉज लॉन्च्ड? कौन से साल में PIO कार्ड को लॉन्च करा गया था? PIO कार्ड बेसिकली क्या होता है? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, बेसिकली जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर रहते हैं उनको एक PIO कार्ड मिलता है। तो वो कौन से साल में लॉन्च करा था? कौन से साल में लॉन्च करा था वो? 1997 नहीं, 1995 नहीं, 2000 भी नहीं। कौन से में करा था? 1999 में। तो 1999 में आपका PIO कार्ड लॉन्च हुआ था। ये आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड कौन से साल में लॉन्च हुआ था? 1999 में लॉन्च हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट पे अब 8 क्वेश्चन आ गया आपके सामने अब। विच ऑफ द आर्टिकल्स डील्स विद द सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? एक और क्वेश्चन आ गया आर्टिकल से रिलेटेड। अभी पीछे हमने बात करी है कौन कौन से आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप में आते हैं, 5 to 11 आते हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर सिटीजनशिप का आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 5 था। ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग आर्टिकल ही होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम का है। खुद भी ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग को लगा के भी बेसिकली अगर आप आपकी जनरल नॉलेज शार्प कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी। तो आर्टिकल 5 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 5 बेसिकली डील करता है सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे बेसिकली। ठीक है, तो इसका भी आपको आंसर मिल गया। आर्टिकल 5 इज द राइट आंसर। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं कि आर्टिकल 5 अब बताइए, कमेंट सेक्शंस में लिख के बताइए कि आर्टिकल 5 एक्चुअली होता क्या है, क्या लिखा है आर्टिकल 5 में, क्या उसका मीनिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द फॉलोइंग सिटीजंस, बेसिकली जो ये है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कौन सी कंट्री से रिलेटेड है ये डिक्लेरेशन? तो ये डिक्लेरेशन हमारी रिलेटेड है फ्रांस से। कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? फ्रांस से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, फ्रांस से रिलेटेड है। बेसिकली ये होता क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऑफ द सिटीजंस, राइट्स ऑफ मैन और होना चाहिए एंड ऑफ द सिटीजंस। बेसिकली जो राइट्स हैं मैन और सिटीजंस के, वहाँ बेसिकली उनके लिए एक डिक्लेरेशन है। वो कौन सी कंट्री से हमने अडॉप्ट करा हुआ है? बेसिकली वो हमने अडॉप्ट करा हुआ है फ्रांस से। तो द राइट आंसर इज फ्रांस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, पढ़ते हैं ये भी। व्हाट इज द मिनिमम स्टे एसेंशियल बिफोर अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप? बहुत ही ईजी, अभी पीछे पढ़ भी चुके हैं हम। मिनिमम स्टे एसेंशियल कितना है बिफोर अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप? बेसिकली कितने साल एक व्यक्ति को या एक पर्सन को
इंडिया में रुकना पड़ेगा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए? अभी हमने पढ़ा था पीछे, कितने साल के लिए रुकना पड़ेगा? 2 years? नो. 3 years? नो. 10 years भी नो. एंड द राइट आंसर इज 7 years. तो 7 years के लिए एक इंसान को हमारी कंट्री में रुकना पड़ेगा टू अप्लाई. किसके लिए अप्लाई करना है? सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए 7 साल रुकना पड़ेगा. अब सपोज करें मैं यूएसए में रहता था, दोबारा बता रहा हूं एक बार, ठीक है, मैं फ्लाई करके आ गया इंडिया. मैं सिटीजन कहाँ का हूँ? यूएसए का सिटीजन हूँ पहले, ठीक है. मैं फ्लाई करके इंडिया आ गया. क्यों आया? मुझे बिजनेस करना था, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, तो मैं इंडिया आके बिजनेस कर लेता हूँ. यहाँ आ गया, यहाँ मुझे प्रॉफिट्स वगैरह मिलने लग गए, तो मैंने सोचा कि यार इंडिया में ही अब सेटल हो जाता हूँ, यहीं सेटल हो जाता हूँ, यहीं अपना घर बना लेता हूँ और यहीं की सिटीजनशिप ले लेता हूँ. लेकिन मैं ये ऐसा कब करूँगा? जब मैं सिटीजनशिप तो मुझे जब मिलेगी जब मैं इंडिया में आके 7 साल रह लूँगा. अगर मुझे 7 साल हो गए होंगे बिजनेस करते हुए तो मैं इंडिया की सिटीजनशिप ले चुका हूँ, ले सकता हूँ, ले नहीं चुका, ले सकता हूँ. तो अब सपोज करें मुझे तो हो गए 10 साल जी. यहाँ पे मुझे कितने साल हो गए? मुझे 10 साल हो गए, ठीक है. तो 7 साल तो क्वालिफाई करने की है ही, मैं तो 10 साल से रह रहा हूं, तो अब मैं ले सकता हूं, ऑब्वियसली ले सकता हूं. तो मैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि मुझे 7 साल से ऊपर हो गए इंडिया में रहते हुए और मैं इंडिया में सेटल होना चाहता हूं. और एक और चीज, इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए मुझे पहले यूएस की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी. जब मैं यूएस की सिटीजनशिप छोड़ूंगा तभी मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी. जब मैं यूएस की सिटीजनशिप छोड़ूंगा तभी मैं इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा ये. और 7 साल मुझे इंडिया में हो चुके हैं तो मैं ले सकता हूं. आई होप आपको समझ आ गया है स्टूडेंट्स. इसी के साथ हमारी सिटीजनशिप पे क्विज भी खत्म होती है. काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने, सिटीजनशिप एक्ट पढ़ लिया, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ लिया, एलियंस के बारे में पढ़ लिया, हमने काफ़ी कुछ और भी पढ़ लिया है. हमने क्लॉजेस पढ़ लिए हैं, आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं, कितने साल चाहिए होते हैं वो भी पढ़ लिया है, कितने तरीके हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के, ऑलमोस्ट हम सब पढ़ चुके हैं. तो इसी के साथ हमारा सिटीजनशिप का टॉपिक अभी ख़त्म होता है. कल मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन आप पढ़िए, इसको पढ़िएगा, इस क्विज को पढ़िएगा, सिटीजनशिप के बारे में अपने एफर्ट्स भी लगाइए, खुद से भी पढ़ने का ट्राई करें, क्योंकि यहाँ हम तो मेहनत कर ही रहे हैं आपके साथ. आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी मेहनत करें उस चीज़ के लिए, जिससे कि मेहनत 2 वे होगी तो एक टारगेट की तरफ हम पहुँचेंगे. और गोल क्या रहेगा? वो गोल रहेगा आपका एग्ज़ाम क्लियर कराना, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना. तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से भी पढ़िए, इसको भी रिवाइज करिए. ये वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद तो यहीं रहने वाला है. जब आप चाहे, जब आपका मन करे, आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है. कल हम दोबारा वापस आएंगे नए टॉपिक्स के साथ. कल देखते हैं क्या करना है, कल हिस्ट्री करनी है या ज्योग्राफी करना है, जो भी करना है देखेंगे, हम उसको अकॉर्डिंगली करेंगे. तो स्टूडेंट्स तब तक मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में. जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें. आपको पता है कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, तो अपने आप को प्लीज़ सेफ रखें और अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें. हम आपसे अब कल मिलेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू वेरी मच.